हेलो फ्रेंड्स, हम राजेश जैन। अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। और ये वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आरबीआई ने ये अनाउंस किया है कि वो बहुत ही जल्दी जो इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल करेंसी, वो लॉन्च करने जा रही है। मतलब पायलट बेसिस पे लॉन्च करने जा रही है। उनके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेपर भी इशू किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल है कि आरबीआई हैज़ ऑफिशियली अनाउंस डिजिटल रुपीज़ ई रुपीज़ लॉन्चिंग सून अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया भर में ये लॉन्च होने वाली है। और इसमें जो उन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर रिलीज़ करा अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये देखो, आरबीआई इशूज कॉन्सेप्ट पेपर ऑन डिजिटल करेंसी सेज विल सून लॉन्च पायलट ई रुपी फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस सून। तो अभी पायलट बेसिस पे ये क्या कहते हैं यूज़ होगी इस रुपीज़ की, क्योंकि ये अभी सर्कुलेट होगी पूरे अक्रॉस इंडिया। पायलट बेसिस पे इसके यूजेस चेक करे जाएंगे फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड देन डिसाइड करा जाएगा कि ये सक्सेस होगा या क्या होगा। ठीक है, तो हमारा मेन पॉइंट यही है कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है CBDC, वो है क्या, और फिर इस अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो CBDC है, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये इंस्पायर कहाँ से हुई है? ये इंस्पायर हुई है क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी जब से एक्सिस्टेंस में आई है और लोगों ने, पार्टिसिपेंट्स ने जिस तरह से मार्केट में अपनी पार्टिसिपेशंस दिखाई है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और डे बाई डे क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड्स बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को ये लग रहा है, समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में जो ये फिजिकल करेंसी है, जो फिएटेबल फिजिकल करेंसी है इन फिजिकल फॉर्म, दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल करेंसी। तो आने वाले समय में जो डिजिटल करेंसी है वो एक जो ये फिजिकल करेंसी है उसको रिप्लेस कर देगी। देखो, ये एक बार में नहीं होगा, ये ग्रेजुअली होगा। मतलब कोई एक दो महीने या 1-2 साल में नहीं होगा। इसको ये टाइम ले लेगा, 10 साल 20 साल 25 साल का टाइम ले लेगा। मतलब बट ये धीरे 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 इसको रिप्लेस कर देगी। तो गवर्नमेंट ने इससे ही इंस्पायर्ड होकर के CBDC वाले कॉन्सेप्ट लाई थी। जो बजट सेशन आया था उसमें निर्मला सीतारमन ने पहले ही बोल दिया था कि ये डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, जो ऑल क्रिप्टो करेंसी है वो उसको हम डिजिटल करेंसी ही बोलते हैं, लेकिन जो हमारी सारी डिजिटल करेंसी है उसको हम क्रिप्टो नहीं कहते। दोनों में डिफरेंस है, क्रिप्टो में और डिजिटल में थोड़ा डिफरेंस है। जो CBDC है वो एग्जिस्ट इन ई फॉर्म, जो क्रिप्टो है वो भी ई फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। देन नो रिक्वायर इंटरमीडिएट। जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लेके आई है उसमें इंटरमीडियरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम आज के डेट में देखें, जो आज के डेट में हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो उसमें हमें इंटरमीडियरीज की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरमीडियरीज का मतलब है जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी परमिशन चाहिए हमको पेमेंट करने के लिए। और अगर हम यूज पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर हमें चार्जेस भी पे करना होता है। ठीक है, उसके अलावा CBDC विल बी सेंट्रलाइज एंड विल बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो जो CBDC है, जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लेके आना चाह रही है, वो एक रेगुलराइज्ड होगी, वो कंट्रोल करी जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करेगी और वो लीगल टेंडर माना जाएगा। ठीक है, और वो सेंट्रलाइज फॉर्म में होगी। ठीक है, जबकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए उसको लीगल टेंडर नहीं माना जाता है। तो वो दोनों में डिफरेंस है, जो गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है और जो क्रिप्टो करेंसी है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेस। देखो, अभी जो कॉन्सेप्ट पेपर रिलीज करा गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा यही बताया गया है कि ये 2 फेजेस में इंप्लीमेंट होगी। पहला होगा रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए एंड सेकेंडली होगा फॉर होलसेल ट्रांजैक्शंस। रिटेल ट्रांजैक्शंस का मतलब है जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस है पहले उसके लिए इंप्लीमेंट करी जाएगी, एंड देन जो बिग ट्रांजैक्शंस है जिसके ऊपर हेवी चार्जेस लगते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर ये सक्सेस हो गया छोटे वाले, देन फिर वो होलसेल वाली भी करेंगे। ठीक है, देयर विल बी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन द होल्डिंग डिजिटल करेंसी। तो इसकी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस करा है कि ये क्या करेंगे, एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी लगाएंगे कि डिजिटल करेंसी आप अपने वॉलेट में इतने से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब वो कितने से ज़्यादा नहीं रख सकते वो अभी बताएंगे, वो लिमिट अभी बताया नहीं उन्होंने, बट मे भी शायद 10 लाख या 15 लाख या जो भी कुछ एक लिमिट सेट कर देंगे कि इसके ऊपर अपने आप डिजिटल करेंसी होल्ड नहीं कर सकते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। देन
करेंटली नो इंटरेस्ट विल बी पेबल। तो आप क्या करोगे जब डिजिटल करेंसी, क्या करोगे? डिजिटल करेंसी तो सेंट्रल जो बैंक है वो इशू करेगी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको करना क्या पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उनसे खरीदना पड़ेगा, मतलब हम डिजिटल करेंसी परचेज करेंगे उनसे। तो इसमें क्या होगा कि जो डिजिटल करेंसी डिजिटल फॉर्म में उसमें होगी, वॉलेट में होगी, तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंटली कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। अगर हमें, जैसे हमारा करंट अकाउंट होता है, हम सोचते हैं करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो करंट अकाउंट की तरह ही एक तरीके से वॉलेट होगा। तो उस वॉलेट में जो भी पैसे होंगे डिजिटल फॉर्मेट में, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंटली। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बट करेंटली वो इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसकी नीड क्या है, कि डिजिटल करेंसी लाने की नीड क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, एंड देन उसके ऊपर रिस्क क्या है। ठीक है, देखो जो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, आईटी इनेबलर्स, इसमें क्या होगा कि अब हम देखते हैं कि एक लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी भी कैश में डील करते हैं। तो क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी नहीं, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है चीज़ों को मतलब ट्रांजैक्शंस करने में। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, आईटी की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ट्रांजैक्शंस फास्ट हो जाएगी डिजिटल करेंसी की वजह से। ठीक है, देन मोर ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, क्योंकि कोई भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, टेरर फंडिंग है, ब्लैक मनी है, बहुत सारी चीज़ें एक काफी हद तक प्रिवेंट हो जाएगी, रुक जाएंगे। ठीक है, देन प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस, हर ट्रांजैक्शंस का डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, तो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहेगी। ठीक है, तो उसे ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कहां से ओरिजिनेट हुई है। देन ट्रांसपेरेंट टैक्स कलेक्शंस, देखो टैक्स कलेक्शंस में भी काफी सारी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और मिनिमाइज हो जाएगा टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, देन ह्यूज कॉस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट का बहुत ही टाइम और बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है नोट के प्रिंटिंग पे और उसके सर्कुलेशंस पे अक्रॉस द इंडिया। मतलब अगर देखा जाए एक डेटा के हिसाब से, तो 2015 के बाद से लगभग 8,000 करोड़ के आसपास जो है वो प्रिंटिंग का खर्चा लगा गवर्नमेंट को। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारा खर्चा वो भी लगता है जब वो पैसे को यहां से वहां ट्रांसफर करते हैं, एटीएम, बैंक्स और हर जगह पे। ठीक है, फिर उसकी स्टोरेज कॉस्ट, जो मतलब आप पैसों को एक जगह स्टोर करते हो तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कॉस्ट जो है काफी ज्यादा है, तो उसको भी वो भी काफी कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसका रिस्क क्या है, रिस्क भी है काफी सारा इसमें। देखो सबसे बड़ी बात तो जो बैंकिंग सिस्टम है ना, उसके ऊपर काफी इंपैक्ट आने वाला है, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी रेडिकल चेंजेस होने वाले आने वाले समय में। मतलब ये अभी तो नहीं हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा, बट होगा। बैंकिंग सिस्टम डिसइंटरमीडिएशन, जैसे ही क्या होगा कि इंटरमीडिएटरीज का आपने रोल खत्म करोगे, जैसे ही इंटरमीडिएट्स की रोल खत्म होगी तो बैंकिंग सिस्टम के रोल्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब क्या होगा, क्या सबसे पहली बात, अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो डिजिटल फॉर्म में और आपको किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ट्रांजैक्शंस कॉस्ट खत्म हो जाएगा वहां पे। ट्रांजैक्शंस कॉस्ट जैसे ही खत्म होगा तो बैंक की अर्निंग भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर बैंक की अर्निंग खत्म होगी तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। ठीक है, देन जो दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा डर है लोगों के बीच में, पब्लिक के मन में फियर है, वो ये है कि जो डिपॉजिटर है वो डिपॉजिटर स्विच करेंगे फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है वहां से शिफ्ट करके ये भागेंगे रिजर्व बैंक की तरफ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो ये कहेंगे कि भाई जो पैसा डिजिटल फॉर्मेट में परचेज करेंगे तो वो सारा, चूंकि वो जो डिजिटल करेंसी है वो तो इशू करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बेचेगी तो सारा पैसा किसके पास जाएगा, रिजर्व बैंक के पास जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी डर है लोगों के मन में कि पैसा वहां स्विच करेगा। बट ये डर अभी थोड़ा कम है जब तक बैंक, जो रिजर्व बैंक है, वो उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करती है। डिजिटल करेंसी पे अगर इंटरेस्ट नहीं पे करती है तब इसके चांसेस थोड़े कम है, मतलब उतना इंपैक्ट नहीं आएगा बैंकिंग इंडस्ट्री पे, जो कि अभी बोला गया है। लेकिन अगर फ्यूचर में मे भी कुछ भी हो सकता है, अगर फ्यूचर में बैंक ने इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दिया डिजिटल करेंसी पे, जो रिजर्व बैंक है, देन ये बहुत ही बड़ा, मतलब एक तरीके से बलंडर ही होगा, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि जो कमर्शियल बैंक है वो स्ट्रगल करेंगे, उनके पास डिपॉजिट का पैसा नहीं होगा। स्पेशली जो छोटे मोटे बैंकर्स हैं, छोटे मोटे कमर्शियल बैंक्स हैं, वो उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा पैसा डिपॉजिट वाला ही है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट एक और आएगा कि जो फंडिंग कॉस्ट है वो दोनों तरफ से बढ़ जाएगी। मतलब डिपॉजिटर को रिटेन करना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ा, उसकी जो रिटर्न है वो बढ़ा लो, तो इंटरेस्ट बढ़ानी पड़ेगी। और अगर उसकी इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो भाई आगे लेंडिंग करनी है तो उसकी मार्जिन्स बढ़ानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट दोनों तरफ से बढ़ेगी।
तो ये बैंक के ऊपर फिर बैंक अपने एक्सपेंडिचर देखेगी कि बैंक का एक्सपेंसेस कितना है, क्योंकि उनको प्रॉफिट भी सही करनी है। तो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के बैलेंस शीट पे तगड़ा इंपैक्ट आने वाला है इस चीज का, ठीक है। देन एक और चीज है कि क्या होता है कि एक बैंकिंग इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है कि बैंक क्या करती है कि डिपॉजिटर के पैसे पे टू सम एक्सटेंट रिजर्व तैयार करती है, और जो एक्सेस रिजर्व बचता है वो एक्सेस रिजर्व लेंडिंग कर देती है, ठीक है। अब जैसे ही और होता क्या है कि वो लेंडिंग का पैसा जब दूसरे बैंक में जाता है तो दूसरे बैंक के लिए वो डिपॉजिट बन जाता है, और दूसरा बैंक उस डिपॉजिट के ऊपर एक रिजर्व रेशियो बना करके जो एक्सेस रिजर्व बचता है उसको फिर से लेंडिंग कर देती है। तो इस ये जो चेन है ना, ये पैसे का सर्कुलेशन, ये मनी सप्लाई का जो चेन है ना, इस चेन में क्या होता है, अगेन एंड अगेन न्यू मनी क्रिएट होता रहता है, हाइपोथेटिकली न्यू मनी क्रिएट होता रहता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे डिपॉजिट्स कम होंगे, वो जो मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर है, उसका इंपैक्ट भी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल न्यू मनी जो हाइपोथेटिकली क्रिएट होती है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री पे और भी ज्यादा इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक के लेंडिंग पे, बैंक के डिपॉजिट्स पे इसका इंपैक्ट आने वाला है, मतलब बैंक के बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आने वाला है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आने वाला है, एक्सपेंडिचर पे इंपैक्ट आने वाला है। देन उसके बाद है डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज। देखो जैसे ही चीजें डिजिटल फॉर्मेट में आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है डेटा और भी ज्यादा मतलब डिजिटल फॉर्म में आएंगी, पब्लिक्स के डेटा ओपन होंगे, ठीक है। उनके फाइनेंशियल्स एक्टिविटीज, उनके फाइनेंशियल्स जितनी भी उनकी चीजें हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, वो सारी फिर वो जो है वो डिजिटल फॉर्म में आएंगी, तो गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड जाएगा, तो उसकी प्रोटेक्शंस की भी एक बहुत बड़ी इशू बनेगी, उसके रिकॉर्ड का भी बहुत सारी एक इशू बनेगी। देन ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड फिशिंग्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स और फिशिंग्स तो अभी भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। बट जितना ज्यादा फिर ये जो मार्केट सेगमेंट बढ़ेगा डिजिटल करेंसी का, फिर ये उतना ही ज्यादा भी होगा ना, फ्रॉड भी, फिशिंग भी उतना ज्यादा ही होगा। एंड देन है डिजिटल डॉलराइजेशंस। देखो जैसे ही अगर ये ई रूपी आप लेके आओगे, डिजिटल फॉर्मेट में पैसा रहेगी, डिजिटल करेंसी रहेगी, तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड इसका इंपैक्ट जाएगा। मतलब कोई इंसान अमेरिका में बैठा हुआ है तो फिर तो भी उसके वॉलेट में इंडियन रुपीज है, तो वो वहां से रिपैट्रिएट कर सकता है इंडिया में, और इंडिया से फिर वहां भी भेज सकता है, ठीक है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में रुपीज को। तो ये थोड़ा इजी तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जो डोमिनेटिंग करेंसी है डॉलर, दुनिया भर में डोमिनेटिंग करेंसी है, उसको भी क्या होगा कि लोग होल्ड करना शुरू कर देंगे डिजिटल फॉर्मेट में, उसकी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। जैसे अब फेसबुक लिब्रा है और भी कुछ ऐसी करेंसीज हैं, तो वो क्या करेंगी, धीरे धीरे जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं लोकल करेंसी को रिप्लेस कर सकती हैं। तो इससे लोकल करेंसी को रिप्लेस करेंगे तो फिर डिमांड कम हो जाएगा रुपीस का, डिमांड कम होगा, फिर वही बात है, करेंसी क्राइसिस हो जाएगी, ठीक है, इकोनॉमी में फिर दिक्कतें आएंगी। तो ये सब चीज रिस्क है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। अब अभी कॉन्सेप्ट पेपर आया ही है, अभी पायलट रन होने ही वाला है। अब एक्चुअली पायलट रन होने के बाद इसका क्या एक्सपीरियंसेस होता है और इसके एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है वो भी देखना बाकी है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।